अध्याय 9 द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स यानी कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इसमें हम एमसीक्यूज देखेंगे यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ये जो आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पर हम लौटेंगे जब भी हमको जरूरत होगी। तो ये सारी चित्र जो है उसी चैप्टर से रिलेटेड है और उसी के क्वेश्चन के हिसाब से मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की है। पहला सवाल है विथ व्हाट डू वी एसोसिएट ईच रीजन, मतलब अगर आप किसी क्षेत्र में रहते हैं तो वहां से क्या एसोसिएट करते हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर कोई कश्मीर में रहता है तो क्या करेगा, वो आप देखते हैं नॉर्मली नॉनवेज खाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ठंड है, गर्म रखने के लिए। कपड़े वो बहुत ऊनी पहनते हैं या कॉटन के पहनते हैं क्योंकि वहां पर ठंडी बहुत होती है या फिर ठंड का जो समय होता है वो बहुत ही ठंडा हो जाता है। इसके अलावा वो जो भाषा बोलेंगे वो उसी रीजन की भाषा बोलेंगे। अब आप थोड़ा तमिलनाडु में आ जाइए, आप तो यहाँ पर मोस्टली लोग जो है वो मछली खाते हुए या फिर फिशिंग करते हुए दिखाई देंगे। एक ये हो गया। दूसरा, वो लुंगी पहनते हैं और थोड़ा सा ऐसा कपड़ा पहनते हैं जिससे हवा पास हो सके। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत होती है, इसलिए वाइट कपड़े पहनते हैं ताकि गर्मी कम से कम एब्जॉर्ब हो। और ये सारी चीज़ें, और खाना जैसे मैंने बताया, तो चाहे आप फूड की बात करें, खाने की, लैंग्वेज की, भाषा की, या फिर क्लोथिंग की बात करें, जो कपड़े पहनते हैं, वो सारे ही उस रीजन पे डिपेंड करते हैं कि वो रीजन कहाँ है, ठंडे इलाके में, गर्म इलाके में, उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय, कहाँ पर है वो। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है, ये डी इसका सही करेंगे आप। द लैंग्वेज स्पोकन इन द चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम वॉज। आइए मैं आपको लेके चल रहा हूं महोदयपुरम। देखिएगा, ये चेरा किंगडम की बात हो रही है। तो ये इलाका देख रहे हैं आप, आज का जो केरल है, इसमें जो महोदयपुरम है, ये जो महोदयपुरम है उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो केरला इलाका है, यहाँ चेर थे, यहाँ चोला थे और यहाँ पांड्या थे। पांड्या इस तरीके से समझ सकते हैं कि मदुरई उनकी राजधानी थी या फिर कहें कि सेंट्रल कंट्रोलिंग प्लेस थी। तो ये चेरा, चोला, पांड्या यहाँ पर थे और जो चेर थे उनकी बात हो रही है यहाँ पर, ये महोदयपुरम। तो उत्तर क्या होगा इसका? कौन सी लैंग्वेज है केरला में आज क्या बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। इसका उत्तर क्या होगा? मलयालम। मलयालम एक पैलिंड्रोम शब्द है, अगर यहां से भी आप पढ़ेंगे तो मलयालम ही दिखाई देगा। यहां से उल्टा पढ़ने की कोशिश करिए, आपको मलयालम ही दिखाई देगा, उल्टा सीधा एक समान पैलिंड्रोम है ये शब्द। 14th century टेक्स्ट ऑफ संस्कृत विच डील्स विद ग्रामर एंड पोएट्री वाज। ऐसा कौन सा 14वीं शताब्दी का एक टेक्स्ट था संस्कृत में जो ग्रामर यानी कि व्याकरण और पोएट्री, आप कह सकते हैं कि जो गीत या कविताएं, तो उसकी बात होती है लीला तिलकम। ये जो लीला तिलकम है ये लिखी गई थी मणि प्रवालम, जो कि संस्कृत और जो रीजनल लैंग्वेज है जिसे हम कह रहे हैं मलयालम, उसके कॉम्बिनेशन का, इसलिए मणि प्रवालम कहते हैं। मणि प्रवालम का मतलब होता है कि वे दो चीजें होती है इसमें, एक होता है डायमंड और एक होता है मूंगा मतलब कैरल। तो इस मणि प्रवालम में लीला तिलकम नाम की एक टेक्स्ट लिखा गया, मान लीजिए किताब लिखा गई, जो किससे डील करती थी? ग्रामर और पोएट्री से, व्याकरण और ये कविताओं से, लीला तिलकम। तो ये हम बात करें वहीं चेरा महोदयपुरम, या कहें कि आज के प्रेजेंट डे केरला की बात कर रहे हैं। चेरा किंगडम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, चेरा किंगडम किस समय इसको स्थापित किया गया था या स्थापित हुई थी? इसका उत्तर है 9वीं शताब्दी, यानी आप 800 से 900 के बीच में बात करें, ईस्वी। The conquerors tried to control the temple of Jagannath Puri because, तो जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, पुरी एक जगह है, कहाँ ये जगह है? उड़ीसा में। मैं आपको दिखा देता हूं, पहले आपको जगह पता होनी चाहिए ताकि आप उत्तर दे पाए, थोड़ा इसको बड़ा किया जाएगा। आज का जो आपका उड़ीसा है, यहाँ पर आप देखिए इसकी राजधानी भुवनेश्वर देख रहे हैं। यहाँ पर एक टेम्पल टाउन है यानी कि मंदिर नगर है, बहुत फेमस है, एक धाम भी है ये, जैसे अलग अलग धाम होते हैं ना, उसमें से एक धाम है। तो ये पुरी, जगन्नाथपुरी की बात हो रही है। तो जो भी उसे जीतता था, चाहे मुगल ने जीता, चाहे फिर आप ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता या मराठास ने जीता, जो इनको जीतता था, जिसने भी यहाँ पर नियंत्रण करने की कोशिश की, वो चाहता था कि भाई ये जो टेम्पल है, उस टेम्पल को भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये टेम्पल की बात हो रही है, इस टेम्पल की बात हो रही है, तो इस टेम्पल पे इनका कंट्रोल आ जाए, इनका नियंत्रण स्थापित हो जाए। क्यों? उत्तर ये है कि जिसने भी इस टेम्पल पे कंट्रोल कर लिया, लोग अपने आप उसकी
इसके नियंत्रण में आ जाएंगे या उसे मानने लगेंगे। इसका बेसिकली ये है कि जब एक टेम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मान लीजिए टेम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो लोग क्या होगा यहाँ पर आएंगे, किसके लिए आएंगे, पिलग्रिमेज के लिए आएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ के लिए आएंगे तो पैसा वगैरह भी देंगे, ये पूरा इकोनॉमी संभालेगा। राजा तो वैसे भी उस जमाने में भक्त हुआ करते थे, अपने मंदिर बनाया करते थे, जैसे अनंत वर्मन ने बनाया है। याद देखिए, ये जो अनंत वर्मन साहब है, जो गंग वंश के राजा थे, उन्होंने ये बनवाया है। तो पैसा बहुत था मंदिर के पास, सत्ता थी, राजनीतिक सत्ता थी, आर्थिक सारी चीजें वो आसपास ही होती थी। तो इस कारण से अगर इसमें से देखा जाए तो वैसे तो उत्तर ये है कि क्योंकि टेम्पल पे जिसका कंट्रोल हो जाए, ये माना जाता था उस जमाने में कि अगर पुरी के टेम्पल में जिसका कंट्रोल हो जाए उस पे उसको लोग अपने आप स्वीकार कर लेंगे वहां के लोग। लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम जो अच्छा खासा पैसा था, हर मंदिर के पास बहुत पैसा, बालाजी में देखिए कितना पैसा आता है, तो उसके हिसाब से आप इसको उत्तर लिख सकते हैं। Who proclaimed himself as deputy of God? अब यहां देखिए, मैं थोड़ा सा एक कहानी बताता हूं आपको। हुआ ये कि ये जो जगन्नाथ पुरी की बात हो रही है, जगन्नाथ एक भगवान थे, लेकिन वो लोकल भगवान थे। उनको जो लोकल लोग थे वो लकड़ी वगैरह में बनाया करते थे। उसके बाद क्या हुआ, बड़े फेमस हो गए लोकल भगवान। तो अनंत वर्मन साहब आए, इन्होंने ये गंग देव का मैंने जो बताया, गंग वंश के, इन्होंने क्या किया कि कहा कि ठीक है, मैं जगन्नाथ भगवान के लिए बाकायदा एक मंदिर बनाऊंगा। उन्होंने मंदिर बना दिया। अब जो जगन्नाथ भगवान थे, इनको मान लिया गया भाई कि हर भगवान को उस जमाने यही माना जाता था कि या तो विष्णु के इनकारनेशन है, या फिर आपके महेश, या जिसे हम कहते हैं कि शंकर देव जी, और दुर्गा देवी। तो विष्णु जी का इनकारनेशन मान लिया गया, किनको, इन भगवान को, जगन्नाथ भगवान को। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये आए अनंग भीम, इन्होंने बना दिया बस। उसके बाद आए अनंग भीम देव 3, ये जो साहब देख रहे हैं, इनकी और अच्छी चित्र अवेलेबल नहीं है, तो ये जो है, इन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है, हम इनके भगवान के डेप्यूटी है, मतलब मेरी प्रतिनियुक्ति जो है इन्हीं भगवान ने की है, मतलब भगवान के समरूप जाने की कोशिश की, या ये बताने की कोशिश की कि मुझे भगवान नहीं तो भेजा है, मेरे भगवान के कारण ही तो बनाऊं। तो उत्तर है इनका किंग अनंग भीम। इसके आगे 3 और लगा दे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। द वर्ड राजपुताना मेंट, राजपुताना क्या है, चलिए मैं आपको जरा लेके चलता हूं, ये हम किस जगह की बात कर रहे हैं। आप ये देखेंगे, ये है राजपुताना। ये राजपुताना एरिया वो एरिया है जिसको ब्रिटिश कहा करते थे कि ये राजपुताना एरिया है। तो जो राजपुताना एरिया वो है जो आज का राजस्थान है। देखिए, राजस्थान की तो अजमेर देख रहे हैं आप, और ये सारे इलाके जो राजस्थान के हैं, चाहे जैसलमेर हो, ये सारा तो आप देख रहे हैं। तो राजपुताना वो इलाका था जिसको राजपुताना कौन कहते थे, ब्रिटिशर्स कहते थे। और 19वीं शताब्दी, वो जो आज का राजस्थान है, 19वीं शताब्दी में उसको हम कहते थे राजपुताना। विच टाइप ऑफ इमोशंस वर देयर इन राजपूत, राजपूत के पास कौन कौन से इमोशन थे। वैसे तो हर आदमी के पास इमोशंस होते हैं, हंसना, गाना, गुस्सा करना, जेलसी करना, ईर्ष्या करना, ये सारी चीजें हमारे में होती है, सब हर इंसान में होती है। लेकिन कौन से इमोशंस जो राजपूत में ज्यादा थे, अब मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये जो पृथ्वीराज चौहान है, इनके बारे में बहुत बड़ी स्टोरी है। ऐसे बहुत सारे राजपूत, ये जो राजपूताना इलाके में बहुत सारे राजपूत हुए, इनकी जो स्टोरी है वो ये स्टोरी है कि ये लोग जब भी लड़ते थे तो ये या तो मरते थे या जीतते थे, यानी कि अपनी जान दे देते थे, लेकिन कभी भी पीठ दिखा के वापस नहीं आते थे। तो ब्रेवरी, वेलर, लॉयल्टी। ब्रेवरी मतलब होता है निडरता, स्ट्रांगनेस, स्ट्रेंथ। वेलर मतलब होता है शौर्य, लॉयल्टी मतलब अगर किसी से दोस्ती कर ली, किसी से फ्रेंडशिप कर ली, तो हमेशा वो उसके फ्रेंड रहेंगे, चाहे कोई भी बात हो जाए। ऑल ऑफ दीज कर दें इसको, ऑल ऑफ दीज इसका उत्तर है। द मेजर पेट्रन्स ऑफ कथक वर, पेट्रन्स कौन थे। देखिए, जब कथक की शुरुआत हुई तो कथक ने बहुत सारे रूप लिए, लेकिन हुआ ये कि धीरे धीरे जब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक ये जो कथक के अलग अलग डांस फॉर्म है, जिसमें एक कथक भी ये जो आप देख रहे हैं वाला, तो कथक के बहुत सारे संरक्षक थे। तो कौन मेन इनमें संरक्षक थे, तो उत्तर ये है कि मुगल्स। क्योंकि कथक जो है एक ट्राइब था पहले, जो परफॉर्मेंस देता था, कहाँ, टेम्पल्स में जाके परफॉर्मेंस, नाटक वगैरह करता था, किसी कहानी या किसी काव्य का मंचन करता था। वो ट्राइबल था, वो जनजाति थी, उसी को कथक कहते थे। ये जो शब्द आया वो कथा से आया है। किससे आया है, कथा से।
और कथा मतलब होता है क्या, स्टोरी। तो फिर इसका जो फॉर्म है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही आया मुगल एम्पायर के अंडर में और जब ये मुगल कोर्ट के अंदर परफॉर्म होने लगा, तब इसमें अलग से एक विशिष्ट शैली के रूप में ये आगे बढ़ा। तो मुगल्स इसके मेजर पेट्रन थे, संरक्षक थे, और उसी के बाद ये जो आज हम देखते हैं कथक का फॉर्म, वो इन्हीं के कारण है। बसोहली क्या है, पहले मैं आपको जगह ले जाऊं। बसोहली का चित्र भी है अपने पास, आप देखें ये बसोहली की पेंटिंग है, भानुदत्त की रासमंजरी। ये बसोहली है क्या, पेंटिंग हुई, और कौन सी पेंटिंग है, बहुत बड़ी पेंटिंग तो दिख नहीं रही है, ये छोटी पेंटिंग है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग मतलब लघु चित्र। बोल्ड और इंटेंस मतलब ये होता है कि जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रेंथ है उसमें, और बड़ी इंटेंस। अगर आप देखेंगे तो आप उसमें एकदम मतलब आपको इफेक्ट होगा, उस पिक्चर को देख के आपको इफेक्ट होने लगेगा। ऐसे बोल्ड और इंटेंस स्टाइल की जो लघु चित्र हैं उनको हम कहते हैं बसोहली। बसोहली ये जो है कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, जो आज का हिमाचल प्रदेश है, जिसे हम हिमालय की तलहटी भी कहते हैं, वहां पर डेवलप हुई। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है, एक एग्जांपल आप दिमाग में रख सकते हैं, बसोहली पेंटिंग आप ये देख रहे हैं, भानुदत्त की रासमंजरी। बंगाली लैंग्वेज वॉज डिराइव्ड फ्रॉम। अब बहुत सारी लैंग्वेज एक ही लैंग्वेज से डिराइव्ड हुई है, उसका उत्तर है संस्कृत। तो किससे आई है, संस्कृत। देखिए जो बंगाल का रीजन है ना पूरा, वहां कभी भी संस्कृत बोली नहीं जाती थी, नेवर। यहां मगध है। मगध कौन सा हुआ, यह है साउथ बिहार। जब यहां पर गुप्त वंश का राज हुआ तो इन्होंने, और गुप्त वंश ने ये नॉर्थ बंगाल को कवर कर लिया, मतलब कैप्चर कर लिया। इन्होंने क्या किया, यहां से ब्राह्मण लोगों को भेजना शुरू किया। ब्राह्मण यहां बैठ गए, आ गए। तो जब ब्राह्मण आते हैं तो इनके साथ क्या आती है, संस्कृत आती है, इनके साथ भाषा आती है, इनके साथ संस्कृत आई, और तभी से ये संस्कृत की शुरुआत हुई। फिर यहाँ पर ये जो वेस्ट बंगाल है, इसकी भाषा से बाकी अलग भाषाएं जो है पिरोली गई, और फाइनली ये वेस्ट बंगाल की भाषा जो कि संस्कृत से निकली थी, उसको पूरे बंगाल की भाषा बन गई वो। और आज की जो बंगाली है उसमें आप पर्शियन हो या फिर जो यूरोपियन लैंग्वेज हो, सब बहुत सारी भाषाओं का समावेश देखते हैं जो आज की बंगाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ 13th सेंचुरी बृहद धर्म पुराण ऑफ बंगाल। चलिए आइए यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये है बृहद धर्म पुराण। वैसे तो ये बहुत बड़ा पुराण है, बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो इसमें लिखी गई वो ये है कि जो ब्राह्मण्स हैं, क्योंकि वो इस इलाके में रह रहे हैं, इस इलाके में ये वाला बंगाल की बात ये हो रही है, यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, यहाँ से गंगा आती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है, और यहाँ पर समुद्र है, मतलब हर जगह पानी पानी है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, मछली और चावल। तो माछर भात खाना है, लेकिन वो तो जो ब्राह्मण है उनको अलाउड ही नहीं है। तो इस किताब में, इस पुराण में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो ब्राह्मण्स हैं वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, वो मछली खा सकते हैं। लेकिन ये लिखा किस में गया था, ये संस्कृत में लिखा गया था। इसका उत्तर संस्कृत है वैसे। व्हाट टाइप ऑफ ट्रैवलर वाज जुआनजैंग, इनके बारे में हमने पहले भी कई चैप्टर्स में डिस्कशन किया है। ऐसे बहुत सारे चाइनीज ट्रैवलर रहे, या बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर रहे जो यहां आए। कहां पर आए, बिहार आए। बिहार का आने का कारण क्या था, बिहार में तो सब कुछ हुआ, जैन धर्म और बुद्ध धर्म, पाटलिपुत्र, सब यहीं पे तो हमने डिस्कस किया था। तो जो जहां जहां बुद्धिज्म फैला, बुद्धिज्म बहुत जगह फैला, उतना जैनिज्म नहीं फैल पाया। बुद्धिज्म जहां जहां फैला वहां के लोग यहाँ पर आते थे, क्योंकि जैसे मुसलमान कहाँ जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, मक्का मदीना उनकी पिलग्रिमेज साइड है। तो इसी तरीके से जेरूसलम जाते हैं कौन, जो ज्यूज है, यहूदी। इसी तरीके से जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो यहाँ आते हैं, बिहार आते हैं। तो जुआनजैंग कौन थे, ये चाइनीज ट्रैवलर थे। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ बंगाल अंडर द मुगल कंट्रोल, मुगल कंट्रोल जब था तो कौन सा इनका, ये आप कहें कि कैपिटल था। वैसे आप जरूर एक सवाल पूछेंगे, भाई मुगल तो ये बनाते थे सूबे या फिर मनसबदारी, ये सब बनाते, सूबा बनाते थे, कैपिटल कैसे हो गया। लेकिन जब आगे की हम बात करते हैं तो उन्होंने बाकायदा कैपिटल बनाया था ढाका को। और मैं आपको बता दूं कौन सा रीजन है वो रीजन जो है वो ईस्ट बंगाल का रीजन है, और वो ये है मार्शी एरिया है और बहुत ही उपजाऊ इलाका है। ये ढाका को बनाया था उन्होंने। और ढाका आज किसकी राजधानी है, आज ये बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बृहद धर्म पुराण परमिटेड विच कास्ट टू ईट सर्टेन वेराइटी ऑफ फिश। तो मैंने आपको बताया
कि जो बृहद धर्म पुराण है यहाँ पर क्लियरली मेंशन था कि भाई अगर आप किसी एक इलाके में रहते हैं और वहाँ पर केवल मछली मिल रही है और आप अगर यहाँ के लोगों को अगर मछली खिलाओ नहीं करेंगे तो वो खाएंगे क्या? जो चीज़ मिल रही है वरना बाकी चीज़ें तो महंगी मिलती है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिलती है वो सबसे सस्ती होती है। तो बृहद धर्म पुराण में किन लोगों को, ब्राह्मण्स, क्योंकि ब्राह्मण्स तो नॉन वेज खा ही नहीं सकते, इवन वो अंडा भी नहीं खा सकते, नॉन वेज खा ही नहीं सकते, लेकिन बंगालीज को अलाउ किया गया कि भाई आप क्योंकि जिस इलाके में रहते हैं वहाँ नदियाँ हैं, वहाँ समुद्र है, यहाँ नदियाँ हैं, समुद्र है, यहाँ पर तो मछली है, तो ऐसा करिए आप नॉनवेज खाइए, मतलब मछली खाइए, बकरा मुर्गा मत खाइए, लेकिन आप नॉनवेज खाइए। तो ब्राह्मण्स को अलाउ किया गया। मैच कर लेते हैं कौन कौन सी जगह पे क्या क्या है। तो अभी आपको मैं चित्र भी दिखाऊंगा, तो ये इनको हम अभी मैच कराएंगे, ठीक है। कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम को पहले दो चाला देख ले। दो मतलब होता है 2, चौ मतलब होता है 4, तो दो चाला को आप डबल रूट से कर लीजिए और चौचाला को 4 रूट से कर दीजिए। तो अभी है क्या, मैं दिखा देता हूँ। दो चाला चौचाला मतलब ये होता है ये। अब आप देखिए यहां पर दो चित्र हैं। ये जो रूफ है यानी इसकी छत है, इसमें दो पार्ट है, एक ये पार्ट एक यह पार्ट, तो दो हो गए ना, इसको दो चाला कहते हैं। लेकिन जो छत मैं कह रहा हूं, ये जो छत है ये 4 भागों में, एक इधर एक इधर एक इधर एक पीछे की तरफ है, तो 4 हो गई, इसको चौचाला कहते हैं। ये दो चाला ये चौचाला। बेसिकली ये मंदिर ही है जहां पर लोकल डाइटीज या लोकल गॉड गॉडेसेस इसमें बिठाए जाते थे, पूजे जाते थे। अच्छा, अब कथक कुचिपुड़ी इन सबको मैं मैच कराऊंगा। देखिएगा आप सबसे पहले देखिए, कथक जो है वो, कथकली जो है वो केरला से है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसा क्योंकि उड़ीसी दिख ही रहा है, नाम ही उसका उड़ीसी है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से, याद रहेगा। कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा, भरतनाट्यम तमिलनाडु। दो चाला तो डबल रूफ, दो छत, चौचाला मतलब चार छत। फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम वाज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे। ये मैंने आपको दिखा दिया, एक बार और दिखा देते हैं ताकि बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाइए। ये महोदयपुरम कहाँ का एरिया है? ये केरल का एरिया, तो केरल इसका उत्तर दे दीजिए आप। लीला तिलकम वाज कंपोज्ड इन, मैंने आपको बताया था कि लीला तिलकम किसमें कंपोज हुई थी? मणि प्रवालम। देखिए ये जो इसमें अगर दिखा पाऊँ आपको, आपके पास उसका कंटेंट नहीं है क्योंकि वो टेक्स्ट में था, तो मणि प्रवालम, ठीक, मणि वेरवलम कहे मणि प्रवालम दो के इस कहे कि इस विधा में या इस कॉम्बिनेशन में जो संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज जो कि मलयालम थी उसकी कॉम्बिनेशन में जो चीज बनी या जो वर्ण थे या जो कंटेंट था उसमें लीला तिलकम लिखी गई। ये भी कहाँ की बात हो रही है? केरल की बात हो रही है। रूरल अनंतवर्मन इरेक्टेड अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड डैश एट पुरी उड़ीसा। कौन सा है टेम्पल? जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथ भगवान जो कि फाइनली मान लिया गया कि ये विष्णु भगवान ही है, उनका ये जो राजा देख रहे हैं आप अनंतवर्मन साहब, जो गंग देव के बहुत ही पावरफुल राजा रहे, गंग वंश के, उन्होंने ये जगन्नाथपुरी का मंदिर बनाया था। द लेजेंड्स ऑफ डैश वर इनेक्टेड इन फोक प्लेस कॉल्ड रासलीला। अब कहते हैं ना कि भाई हम करें तो रासलीला और आप कहो तो मतलब हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ठीक। तो इस तरीके का एक गाना आया था। ये रासलीला का शब्द आपने जरूर सुना होगा कि रासलीला मतलब क्या होता है। रासलीला मतलब होता प्रेम संबंध। अगर एक औरत है और एक आदमी है या लड़का लड़की है, आपस में प्रेम कर रहे हैं, प्रेम संबंध कर रहे हैं, तो उसे रासलीला कहा जाता है आमतौर पर। यार ये तो रासलीला करता है, ये लोग तो रासलीला कर रहे हैं। तो ये जो लेजेंड्स है, लेकिन ये अगर आप इसको थोड़ा हटा दें, धर्म के लेवल पे ले आए, तो हमेशा जो प्रेम होता है वो रासलीला नहीं होता, वो केवल शारीरिक संबंध नहीं होता। उसमें क्या है कि जो रासलीला है वो राधा और कृष्ण पति पत्नी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें प्रेम था। तो जब वो प्रेम करते थे, आपको मैं चित्र भी दिखा देता हूं, आप ये देखेंगे, ये राधा कृष्ण है, ये आपस में प्रेम करते हैं और बहुत ही निहायत साफ सुथरा प्रेम करते हैं ये लोग। तो राधा कृष्ण का नाम आप ले सकते हैं, ये उत्तर होगा इसका। डैश पेंटिंग आर डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर। तो कौन सी पेंटिंग की जाती है, चाहे कपड़े पे या पेपर पे? तो इसको हम कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग अगर आप अपने घर के दीवार पे पेंट करेंगे तो आप क्या वाटर कलर से करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर स्कूल में काम दिया गया तो आप एक कागज लेंगे और उस पर पेंटिंग करेंगे। तो ये जो छोटी छोटी पेंटिंग आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको बसोहली की पेंटिंग बताई, जो भानुदत्त की रासमंजरी है, और ये जो है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ये कांगड़ा पेंटिंग है, ये मिनिएचर पेंटिंग थी।
लघु चित्र। बंगाली नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ लैंग्वेज वाज डिराइव्ड फ्रॉम, बंगाली किससे डिराइव हुई, मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। तो ये संस्कृत से डिराइव हुई, किस तरीके से ब्राह्मण पहुंचे और फिर उसके बाद कैसे चीजें फैली। अब ट्रू और फॉल्स कर देते हैं। मलयालम वाज द फर्स्ट रीजनल लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो जो चेर वंश के लोग थे, जो महोदयपुरम की मैंने बात बताई आपको, इन्होंने क्या किया कि अपने जो इंस्क्रिप्शंस थे, इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख, उसमें बाकायदा ये मलयालम शब्द जो मलयालम जो है इसका, क्योंकि मलयालम स्पोकन भी थी, बोली भी जाती थी और इसकी स्क्रिप्ट भी थी, मतलब इसकी लिपि भी थी। तो इन्होंने अपने जितने भी ऑर्डर्स हैं, आदेश है, जो भी चीज वो लिखना चाहते थे वो यहाँ पर मलयालम में लिखना शुरू किया। तो आप ये कह सकते हैं क्योंकि चेर इसे लिख रहे थे, ऑफिशियल्स लिख रहे थे, तो ये एक तरीके से एक ऐसी रीजनल लैंग्वेज है जो कि सरकारी काम में आने लगी थी, ऑफिशियल रिकॉर्ड ऐसी इस तरीके की लैंग्वेज थी जो इसमें काम आने लगी। तो इसका उत्तर है ट्रू। द कथक्स वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ प्रीस्ट इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि कथक जो थे वो ट्राइबल्स थे, और ट्राइबल्स थे, जनजातीय लोग थे, लेकिन ये परफॉर्म करते थे टेम्पल में जाके, टेम्पल में जाते थे और वहां पर कुछ गाना बजाना, नाटक या कोई भी जो महाकाव्य है या कोई स्टोरी है उसको परफॉर्म करते थे, कथक्स। इसी के कारण कथक नाम पड़ा है। और भाव भंगिमाओं से, हाथों से, चेहरे से इसको परफॉर्म किया जाता था। कथक डेवलप्ड इनटू टू ट्रेडिशंस ऑफ घरानास, राजस्थान एंड लखनऊ। ये बिल्कुल सत्य है। तो कथक जो है बहुत डेवलप हुआ, और केवल यहीं तक डेवलप नहीं हुआ। कथक जो बेसिक जो कथक मुगल एम्पायर के बाद जो डेवलप हुआ, वो एक तो आपका ये अवध का इलाका हो गया, लखनऊ के आसपास का मान लीजिए, और राजस्थान। लेकिन उसके बाद ये पंजाब भी पहुंच गया, हिमाचल भी पहुंच गया, इस मध्य प्रदेश के पार्ट में भी पहुंच गया, उत्तर प्रदेश भी पहुंच गया, तो बिहार भी पहुंच गया। तो कथक जो है वो उत्तर भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, आप देखेंगे उत्तर भारत में जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं कथक ही सीखते रहते हैं। नाथ लिटरेचर इंक्लूड सॉन्ग्स ऑफ मैनामती एंड गोपीचंद्र। बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो एक और दिखा देता हूं आपको, मैनामती और गोपीचंद्र का तो है ही, साथ में यहाँ पर एक धर्म ठाकुर है, ये भगवान है, इनका भी चित्रण जो है वहां पर है। ये मैनामती और आप देख रहे हैं, ये मैनामती और गोपीचंद्र के चित्र है, और ये धर्म ठाकुर। तो आप नाथ लिटरेचर में इनको आप पाएंगे। कांगड़ा स्टाइल ऑफ मिनिएचर वाज इंस्पायर्ड बाय शैवाइट ट्रेडिशंस। बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ये शैवाइट नहीं है, ये वैष्णवाइट। क्या है? वैष्णवाइट। कांगड़ा स्टाइल दिखा देता हूं आपको लघु चित्र। ये जो है कांगड़ा स्टाइल है, और कांगड़ा स्टाइल में सबसे बड़ी बात ये थी कि बड़े हरे और ब्लू कलर से बड़े साफ सुथरी और सरल सी पेंटिंग बनाते थे, आंखों को अच्छे लगने वाली। तो ये शिवाइट गलत हो जाएगा, वैष्णवाइट ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड थे। ब्राह्मणास वर अलाउड टू ईट फिश बाय बृहद धर्म पुराणा फ्रॉम बंगाल। बिल्कुल सत्य है, ये आपने देखा, मैंने आपको दिखाया था। ये बृहद धर्म पुराण, मछली खाइए क्योंकि मछली मिलती है, जो चीज मिलती है उसको खाइए, धर्म भी अलाउ कर देता है। चलिए साहब, ये सवाल जवाब हुए। हमने पूरे चैप्टर समझने की कोशिश की इन सवालों के जरिए। धन्यवाद।